ये कहानी है रोहन की, जो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट था। एक दिन रोहन को कॉलेज में साइकोलॉजी पर एक प्रोजेक्ट मिलता है। बहुत देर तक बुक्स में ढूंढने के बाद भी रोहन को कोई आइडिया नहीं मिलता और वो कॉलेज से थोड़ी दूर एक मेंटल हॉस्पिटल में चला जाता है, जहां वो एक मेंटल पेशेंट की साइकोलॉजी पर प्रोजेक्ट बनाने का सोचता है। हॉस्पिटल के हेड से परमिशन लेने के बाद रोहन हॉस्पिटल के राउंड पर निकल जाता है, जहां रोहन को बहुत से मेंटल पेशेंट्स दिखाई देते हैं और उनके थेरेपी रूम्स भी। चलते चलते रोहन एक सुनसान कॉरिडोर में पहुंच जाता है और उसे थोड़ी दूर ही एक पेशेंट खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही रोहन उसकी तरफ चलने लगा था, तभी लाइट्स खराब हो जाती हैं। रोहन थोड़ा डर जाता है, पर तभी उसे पीछे से एक नर्स बुला लेती है, जो उससे पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जाना मना है। इस जगह पर बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा है, इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते। पर मैंने यहाँ पे अभी एक पेशेंट को देखा था। कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। तुम जाओ यहाँ से और यहाँ पर दोबारा मत आना। और वो ठान लेता है कि वो प्रोजेक्ट उसी क्रिटिकल पेशेंट पर बनाएगा। इसीलिए रोहन रात को खिड़की से उस हॉस्पिटल में घुस जाता है और वो उसी कॉरिडोर में पहुंच जाता है, जहां बहुत अंधेरा था और रात के सन्नाटे में वो और भी डरावना दिख रहा था। रोहन को एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाज़ा बंद था, और जब वो उस कमरे में की होल से झांकता है तो उसे बेड पर एक पेशेंट बैठी हुई दिखाई देती है, जो दरवाजे की तरफ देखकर बहुत ज़ोर से चीख मारती है। उसकी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंजती है। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाकर देखने पर रोहन को वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता, पर उसे टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई मिलती है। इससे पहले रोहन कुछ और सोच पाता, उसे कॉरिडोर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और रोहन जल्दी में उस फाइल को लेकर पास की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा जब दोबारा से खुलता है तो ये कमरा तो कितने सालों से बंद है, तो इसे किसने खोल दिया? नर्स उस कमरे को दोबारा से बंद कर वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर रोहन बहुत डरा हुआ था और घर पहुंचकर वो उसी फाइल को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा था कि एक मैरी नाम की लड़की, जिसने रातों रात अपने पूरे परिवार का चाकू से बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसी वजह से मैरी को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। मैरी को मेंटल हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसकी हालत और भी क्रिटिकल होने लगी थी। इस वजह से डॉक्टर्स ने उसे शॉक ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद मैरी की मौत हो गई। रोहन ये पढ़कर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो मैंने जिस पेशेंट को देखा वो तो इतने साल पहले मर चुकी है। तभी रोहन के सामने मैरी खड़ी हुई थी, जिसकी फाइल वो अभी देख रहा था। रोहन, तुम भी मेरे जैसे पागल हो जाओगे। ये सब देखकर रोहन बहुत परेशान हो जाता है। उसे हर जगह से किसी के खरोंचने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और कुछ देर बाद रोहन अपना सिर दीवार से पीटने लगता है। रोहन की मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। कोई भी डॉक्टर रोहन के पागल होने की वजह नहीं जान पाता। रोहन को मैरी आज भी अपने आसपास नज़र आती है। ये कहानी है संजय और बबीता की, जो एक नया घर खरीदते हैं। इतना बड़ा घर इतना सस्ता देखकर वो उस घर को बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेते हैं और उस घर की डरावनी सच्चाई से अनजान रह जाते हैं। उनकी नेबर उन्हें वहाँ रहने से मना भी करती है, पर संजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता। घर में पहली रात ही जब बबीता सो रही थी, तभी उसकी नींद कुछ आवाज़ें सुनकर खुलती है। बबीता लिविंग रूम में जाकर देखती है, पर वो आवाज़ें हॉलवे के एंड से एक कमरे में से आ रही थी। दरवाज़ा खोलकर देखने पर मेरे बच्चे से दूर रहो।
बबीता बहुत ज़्यादा डर जाती है और संजय को अपने सपने के बारे में बताती है। संजय मैंने बहुत डरावना सपना देखा है। अरे फिर क्या हो गया? स्ट्रेस के कारण आया होगा एक बुरा सपना। अगली सुबह संजय के ऑफिस जाने के बाद बबीता जब किचन में अपना काम कर रही थी, तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे घर में उसके अलावा और भी कोई है। और बबीता को घर में एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसी कमरे में पहुंच जाती है जो उसने अपने सपने में देखा था। ये कैसे हो सकता है? यही सेम रूम तो मैंने अपने सपने में देखा था, और इसी बेड के ऊपर तो वो बच्चा भी बैठा हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। हेलो संजय, तुम जल्दी घर पे आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये घर बहुत अजीब है। शाम को संजय जब ऑफिस से घर आता है तो उसे बबीता पूरे घर में कहीं पर भी नहीं मिलती। बबीता की चीख की आवाज़ सुनकर संजय कमरे की तरफ भागता है। मेरे बच्चे को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये सब क्या है? बबीता, ये सब तुम क्या कर रही हो? संजय, मैं मर चुकी हूँ और अब तुम्हारी बारी। संजय खिड़की से कूदकर अपनी नेबर के घर चला जाता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उस घर को मत खरीदो। और वो उन्हें बताती है कि बहुत साल पहले वहाँ एक प्यारी फैमिली रहा करती थी। पर एक दिन सुमित अपने काम की वजह से बाहर चला जाता है और रात को जब अलका अपने बेबी को लोरी सुना रही थी, तभी खिड़की से एक साइको किलर उनके घर में घुस आता है और वो उन दोनों का बहुत बेरहमी से कत्ल कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जब 2 दिन बाद सुमित अपने घर लौटता है तो अपने बीवी और बच्चे को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा सहम जाता है और उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी जान ले लेता है। तब से लेकर आज तक वो घर हॉन्टेड है और रोज़ रात को उनकी डरावनी आवाज़ें उस घर में गूंजती हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे वो घर नहीं खरीदना चाहिए था। बूढ़ी औरत उसे यहाँ से दूर जाने का बोलती है, पर तभी संजय को बबीता का फ़ोन आता है। हेलो संजय, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। बूढ़ी औरत संजय को उस घर में जाने से मना करती है, पर संजय बबीता को बचाने के लिए उस घर में दोबारा चला जाता है। मुझे पता था संजय तुम आओगे। ये कहानी है ओलिवर सेकेंडरी स्कूल की। एक दिन रिसेस में 10th क्लास के स्टूडेंट्स कुछ बात कर रहे थे। तुम में से किसी को ये स्कूल की पिछली वाली बिल्डिंग के बारे में कुछ पता है क्या? तुम्हें नहीं पता? स्कूल की पिछली वाली बिल्डिंग हॉन्टेड है। कहते हैं उस बिल्डिंग के पहले वहाँ एक कब्रिस्तान था और रात को उन्हीं कब्रिस्तान के लोगों की आत्मा वहाँ आ जाती है। आज रात को फिर हम भी वहाँ पे चलें? और वो सभी दोस्त रात को उस बिल्डिंग में जाने का सोचते हैं। रात को वो तीनों दोस्त उसी बिल्डिंग के सामने मिलते हैं और वो स्कूल के पीछे वाले दरवाजे से स्कूल के अंदर चले जाते हैं। कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तभी उन्हें एक क्लासरूम में से बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोलकर देखने पर क्लास में एक औरत थी। You can't steal my baby. वो तीनों वहाँ से भागकर कॉरिडोर के वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। सिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें ही आना था ना यहाँ पे। यार, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। ये लाइट्स को क्या हो रहा है? और वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। Don't be scared. I just want to play a game with you. भागो भागो यहाँ से। Hey, don't you run away. Please stay. भागते समय सिया को कॉरिडोर में एक फुटबॉल नजर आती है। जियो, तुम वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो। वो तीनों सीढ़ियों से नीचे भाग जाते हैं
अब हम कैसे बचेंगे? ये फुटबॉल कहाँ से आई? ये तो वही फुटबॉल है जो मैंने अभी ऊपर देखी थी। सिया, हमें पता है यहाँ भूत है, पर तुम अभी मजाक तो मत करो। कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें सिया की बात मान लेनी चाहिए। और वो बुरा साया राघव को अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर मयंक और सिया वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह स्कूल बेल की आवाज़ सुनकर मयंक और सिया को होश आता है। जहां एक और सभी बच्चे क्लासेस अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तो दूसरी ओर वो दोनों अपने घर की तरफ डरते हुए भाग रहे थे। घर पहुंचकर सिया की मम्मी उसे बताती है कि सिया बेटा, वो राघव का फ़ोन आया था। कल रात को उसे बहुत बुखार था, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। तो जो कल रात को हमारे साथ था वो कौन था? किसी भी इंसान के जन्म से पहले उसकी मौत तय होती है। चाहे हम उससे जितना भी प्यार करते हों, वो हमें एक ना एक दिन छोड़कर चला ही जाता है। पर क्या होगा तब जब वही मरा हुआ इंसान वापस आ जाए। ये कहानी है सिया की, जो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। पर एक दिन उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसकी दादी मर जाती है। फ्यूनरल के दिन सभी लोग अपना शोक जताने आते हैं। सिया बहुत रो रही थी। सभी लोग उसे अपना दिलासा देते हैं, पर सिया फिर भी चुप नहीं करती। सभी लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी सिया उस कब्र के सामने से जाने के लिए नहीं उठती। वो वहाँ अकेली ही बैठी रहती है। वो अपने गम में इतनी डूब गई थी कि उसे रात के होने का भी पता नहीं लगता। दादी, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? जब सिया अपनी दादी की कब्र से बातें कर रही थी, तब उसे अचानक से एक आवाज़ आती है, सिया। जब सिया पीछे मुड़कर देखती है, तब वहाँ कोई भी नहीं होता, पर उसे अभी भी कोई पुकार रहा था। सिया उस आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। थोड़ा आगे चलते ही सिया को एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो उसे पुकार रहा था, सिया। जब तक सिया उस पेड़ तक पहुंचती है, तब तक वो गायब हो चुका था। पर उसे ज़मीन पर एक अंगूठी गिरी हुई मिलती है। ये क्या? ये तो दादी की अंगूठी है, ये यहाँ कैसे आई? तभी उसे फिर से एक आवाज़ आती है, सिया, मेरे साथ चलो। उस डरावने साए को देखने के बाद वो ये तो समझ जाती है कि ये उसकी दादी नहीं हो सकती। सिया वहाँ से भागना शुरू कर देती है, पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो साया अभी भी उसका पीछा कर रहा है। सिया, मेरे साथ चल। दौड़ते दौड़ते सिया दादी की कब्र तक पहुँच जाती है और जाकर अपनी दादी की कब्र के सामने गिर जाती है। दादी, मुझे बचाओ, मुझे पता है वो बुरा साया आप नहीं हो सकती, मुझे बचाओ दादी, मुझे बचाओ। जब सिया पीछे मुड़कर देखती है, तब वो साया उसके पीछे ही खड़ा था। तभी सिया की दादी की आत्मा आ जाती है। बेटा, तू यहाँ से चली जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वो डरावना साया और दादी की आत्मा दोनों गायब हो जाते हैं। सिया ये सब देखकर बहुत रोने लग जाती है और अपनी दादी को याद करती है। पानी, जो हर इंसान की ज़रूरत है, जिसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। क्या होगा जब वही पानी श्रापित बन जाए? ये कहानी है पानीपुर गांव की, जो एक बहुत छोटा सा गांव था, जहां पास ही में एक कुआं था
और सभी गांव के लोग वहां से पानी भरते थे और अपने दिन की ज़रूरत को पूरा करते थे। गांव के पास एक कब्रिस्तान भी था जहां एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था कमलेश। एक दिन कमलेश का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और उसे पानी की बहुत जल्द ज़रूरत थी। वैसे तो कमलेश कब्रिस्तान को पार कर कर कुएं से पानी लाया करती थी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी, पर अपने बेटे के बीमार होने के कारण कमलेश पास ही के गांव पानीपुर के कुएं से पानी लेने के लिए चल पड़ती है। कमलेश कुएं से पानी भर लेती है और जैसे ही वो वापस जाने लगती है तभी वहाँ पानीपुर के गांव की 3 औरतें आ जाती हैं। अरे ये औरत कौन है? ये हमारे गांव की तो नहीं लगती। हाँ हाँ, ये हमारे गांव की थोड़ी ना है, ये तो वो पास का जो कब्रिस्तान है ना, ये वहाँ पर रहती है। तो ये यहाँ से पानी क्यों भरने आई है? इसे ये नहीं पता कि यहाँ पे तो पानी की कटौती चल रही है। और गुस्से में वो औरतें कमलेश के पानी के मटकों को फोड़ देती हैं और उसे वहाँ से पानी नहीं लेने देती। और जब तक कमलेश दूर से जाकर पानी भरकर लाती है तब तक उसका बेटा दम तोड़ चुका होता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर कमलेश फूट फूट कर रोने लगती है। कमलेश इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और पानीपुर के कुएं में जाकर कूद जाती है। अगले ही दिन गांव वालों को कमलेश की लाश उसी कुएं में मिलती है। कुछ दिनों बाद से ही गांव वालों को उस कुएं में से किसी के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद से ही गांव में ये बातें फैल जाती हैं कि मैंने सुना है कि कुएं में से ना किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है ये तो कमलेश की ही आत्मा है। एक रात सरपंच के घर भी कुछ दिल दहला देने वाली घटना होती है। रामवती, ज़रा मेरे लिए पानी लेकर आना। और जब रामवती रसोई में पानी लेने के लिए जाती है तो उसे कमलेश का डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर कमलेश के हाथ से मटका गिर जाता है और कमलेश बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस हादसे के बाद से गांव में सन्नाटे भरा माहौल हो जाता है और लोगों को लगता है कि कमलेश वापस आ चुकी है। मोहन बाहर आकर देखता है कि उसका बेटा जंगल की ओर जा रहा है। बबलू, बबलू बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको बेटा, रुक जाओ। मोहन अपने बेटे के पीछे चलते चलते उस कुएं तक पहुंच जाता है। ये लड़का इतनी रात को इस कुएं के पास क्यों आ गया? बबलू बेटा वापस आजा, कहाँ है तू? मैं सबसे बदला लूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले ही दिन गांव वालों को मोहन की लाश उसी कुएं में मिलती है। मोहन की मौत के बाद सभी गांव वाले इसी बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये कमलेश की ही आत्मा है जिसने मोहन को मार दिया है। ये हम सबको मार देगी, ये अपना बदला ले रही है बस। हाँ हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। और वो सब ये फैसला करते हैं कि कमलेश की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा करना ही सही रहेगा। मैंने पूजा कर दी है, पर लेकिन अब कोई भी इस कुएं को नहीं खोलेगा, वरना मैं क्या, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और तब से उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। 1 साल बाद। राहुल, पानी देना मुझे। पानी तो खत्म हो गया है, चलो तुम यहीं पर रुको, मैं आसपास से पानी भरकर लेकर आता हूँ। राहुल चलते चलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है और उसे खोल देता है।
ये किसकी आवाज है? जैसे ही राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो स्कूल, जो सबके ज़िंदगी की कभी ना भूलने वाली याद होता है, और स्कूल में बनाए गए दोस्त भी बहुत यादगार होते हैं। पर क्या होगा तब जब वही स्कूल का दोस्त आपकी सबसे भयानक याद बन जाए। ये कहानी है केशव की, जो 5 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन कनाडा से पूरी कर वापस आता है। अपने शहर को दोबारा से इतने सालों बाद देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इसी वजह से वो अपने शहर का टूर करने के लिए निकल पड़ता है। 5 साल हो गए, पर ये शहर अभी भी वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आया इसमें। और चलते चलते वो अपने स्कूल के पास पहुंचता है। स्कूल को दोबारा से देखने के बाद उसकी स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए वो स्कूल में चला जाता है। स्कूल को कुछ देर देखने के बाद जैसे ही वो वापस जाने लगता है तो वो देखता है कि स्कूल के ग्राउंड में एक लड़का अकेला बैठा हुआ है। उसके पास पहुंचकर वो देखता है कि ये तो उसके स्कूल का दोस्त रोहन है। केशव अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है और उससे बातें करने लगता है। अरे रोहन यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे भी मेरी तरह स्कूल की याद आ रही थी ना? तुझे पता है मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ, मुझे स्कूल की बहुत याद आती है। पर रोहन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। अरे यार, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? चल आजा मेरे साथ, मैं अब अपने बाकी दोस्तों को मिलने जा रहा हूँ, आजा तू भी मेरे साथ चल। पर रोहन उससे कहता है, क्या तू मुझे मेरे घर तक छोड़ सकता है? हाँ ठीक है, मैं तुझे पहले घर छोड़ देता हूँ। केशव अपनी गाड़ी में रोहन को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है और उससे बातें करता रहता है। रोहन तू भी चलना मेरे साथ, हम सब बहुत मज़े करेंगे। पर जब वो देखता है कि रोहन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा तो उसे बहुत अजीब लगता है और रोहन के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाता रहता है। गाड़ी चलते चलते बहुत सुनसान रास्ते पर आ जाती है, और जब तक रोहन गाड़ी को रोकने के लिए कहता है तब तक गाड़ी जंगल के बीचों बीच आ चुकी होती है। केशव के गाड़ी रोकते ही रोहन बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर जाता है और जंगल के बीचों बीच कहीं गायब हो जाता है। केशव को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो भी अपनी गाड़ी से उतर जाता है। गाड़ी से उतरते ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा है। केशव उस आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, पर उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता और केशव वहाँ से वापस आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए वो क्लब चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। लगता है तुझे तो बिना भी ये चढ़ गई है। अरे यार, पर मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तू सच बोल रहा है, पर रोहन तो 5 साल पहले ही मर चुका है। ये सुनकर केशव बहुत हैरान हो जाता है। ये सब कैसे हो सकता है? जो मेरे साथ था फिर वो कौन था? मतलब मैं इतनी देर से एक मरे हुए से बात कर रहा था। क्या तुम भी मेरे दोस्त बनोगे? ये कहानी है अनीता की, जिसके साथ कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अनीता जो अपनी मम्मी के घर से अपने घर की ओर लौट रही थी। ड्राइवर, मौसम कितना ख़राब हो रहा है, कितना समय लगेगा घर पहुंचने में? जल्दी चलो ना। जी मेम साहब, बस पहुंचने ही वाले हैं। ड्राइवर, ये गाड़ी को क्या हो गया? मेम साहब,
लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। मैं अभी चेक करता हूँ। तब तक आप ऐसा करें, वहाँ सामने हवेली में चली जाइए। हाँ ठीक है, तुम बस गाड़ी ठीक करो जल्दी। ड्राइवर की बात सुनकर अनीता उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़ती है। हवेली के दरवाजे को बंद देखकर अनीता उसी दरवाजे के सामने खड़कर गाड़ी के ठीक होने का इंतज़ार करने लगती है। ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल सकता है? दरवाजे के अचानक से खुलने की वजह से अनीता डर जाती है, पर हवेली को अंदर से देखने की उत्सुकता में वो अंदर चली जाती है। कितनी धूल मिट्टी है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर बरसों से कोई नहीं आया। चलते चलते अनीता फिर एक कमरे में चली जाती है। हैरानगी की बात है, इतनी बड़ी हवेली में कोई रहता क्यों नहीं है? दिखने में तो ये कमरा पक्का किसी लड़की का ही लग रहा है। इतना बड़ा शीशा है यहाँ पे, और कितना मैला भी है। जब अनीता शीशे के सामने खड़कर बातें कर रही थी, तब उसे अचानक से ही घुंघरुओं की आवाज़ आती है। पर जब अनीता पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देती है। वाओ, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, एकदम राजा महाराजाओं के समय वाली लग रही है। घुंघरू की आवाज़ सुनकर जब अनीता कमरे से बाहर आती है तो उसे सीढ़ियों पर एक अजीब सा साया दिखाई देता है, और जब वो उसके पास जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक अंगूठी गिरी हुई मिलती है। कितनी रॉयल रिंग है ये। मेम साहब, गाड़ी ठीक हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ ड्राइवर, आ रही हूँ। और जल्दी जल्दी में अनीता उस अंगूठी को भी अपने साथ ही ले जाती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। घर पहुंचते ही अनीता ये सारी बात अपने पति आलोक को बताती है। अनीता, तुम पागल तो नहीं हो? तुम उस हवेली में क्यों गई? क्यों, उस हवेली में क्या है? तुम्हें नहीं पता? आसपास के सभी लोग ये कहते हैं कि वो हवेली हॉन्टेड है। अच्छा ठीक है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। देर रात को अनीता की नींद कुछ आवाज़ें सुनकर खुलती है। उन घुंघरू की आवाज़ सुनकर अनीता उसके पीछे पीछे चलना शुरू करती है और देखती है कि आवाज़ तो उसके लिविंग रूम से ही आ रही है। अपने सामने एक लड़की को नाचता हुआ देखकर अनीता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लड़की एक बहुत डरावनी चुड़ैल बन जाती है। आलोक, जल्दी आओ। क्या हुआ अनीता, क्या हुआ? आलोक, वहाँ कोई था, आलोक। और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब उन्हें दोबारा से एक घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। और जब आलोक लिविंग रूम में देखने जाता है तो उसे वहाँ एक गिरी हुई अंगूठी मिलती है। आलोक, ये तो वही अंगूठी है जो मैं उसी हवेली से लेकर आ गई थी। क्या तुम वहां से एक अंगूठी भी ले आई? हम कल ही अंगूठी वहां वापस फेंक कर आएंगे। सुबह होते ही आलोक और अनीता उस हवेली की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो दोनों हवेली के अंदर जाने ही लगते हैं तब उन्हें पीछे से कोई रोक लेता है। सुनो, तुम दोनों वहाँ क्या जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये हवेली कितनी मनहूस है? आप इस हवेली के बारे में कुछ जानती हैं क्या? मेरी बीवी कल वहाँ से एक अंगूठी उठा लाई थी। मुझसे बेहतर ये हवेली के बारे में और कौन जानता होगा। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब ये हवेली बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, जिसके मालिक महाराजा वीर सिंह थे। वीर सिंह एक बहुत ही शूरवीर राजा था, इसी कारण उसके बहुत से दुश्मन भी थे। राजा को नृत्य देखने का बहुत शौक हुआ करता था।
पर वो नृत्यकार दुश्मन की भेजी हुई एक गुप्तचर थी। राजा को इसके बारे में पता चल गया था और राजा ने फिर उसे बहुत बेरहमी से मार दिया था। मरते समय उसके हाथ में यही अंगूठी थी और तभी से लोगों को उसी घुंघरुओं की आवाज़ें आने लग गई थी और कुछ ही दिनों बाद राजे की भी बहुत अजीब तरीके से मौत हो गई थी। जब बूढ़ी औरत उन्हें कहानी सुना रही थी तब उसे हवेली की खिड़की पर एक डरावना साया दिखाई देता है। उस साए को देखकर बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है। मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी चले जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत की कहानी सुनने के बाद अनीता और आलोक को लगता है कि यह अंगूठी ही इस फसाद की जड़ है, इसलिए वो अंगूठी को हवेली में रखने के लिए चल पड़ते हैं। आलोक, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। चलो हम वापस चलते हैं घर पे। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं अकेला रख के आता हूँ। और आलोक हवेली के अंदर अकेला चला जाता है। आलोक डरते डरते उसी पेंटिंग के पास पहुंच जाता है और उस अंगूठी को वहां रख देता है। घुंघरू की आवाज़ सुनकर जब आलोक अपना मुंह पीछे कर कर देखता है, ये क्या, ये सब लोग कौन है और ये क्या हो रहा है यहाँ? धीरे धीरे महफिल के वो सभी लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं और वो लड़की ही अकेली नाच रही थी। ये तो आलोक की आवाज़ है। आलोक की चीख सुनकर अनीता भी उस हवेली के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि आलोक तो मर चुका है। आलोक, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई आलोक? 1 साल बाद अपने पति की मौत और इस हादसे के बाद अनीता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी सदमे की वजह से अनीता पागल हो जाती है। घुंघरू